हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 2 क्लास 11। सो चैप्टर 1 जो क्लास 11 है फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड में आपको पढ़ना है फिजिक्स का क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी में, फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होता है। इसमें एक चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा, दैट इज टाइप्स ऑफ फोर्सेस। 4 टाइप के फोर्सेस होते हैं आपके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये जो 4 टाइप के फोर्सेस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसके अंदर ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। फ्रिक्शन जो है, टेंशन फोर्स जो है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के टाइप्स है। तो वो आप खुद से एक बार सेल्फ स्टडी के लिए रहेगा। तो मोस्टली स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। स्कूल में भी मोस्टली सिलेबस में चैप्टर 2 ही आता है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज मेनली हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का इंट्रोडक्शन लेंगे, और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग खत्म करेंगे अगले क्लास तक। सो वेल, माय नेम इज सतीश पांडे। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ विल यू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसे आप मेजर कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आपका हाइट आप मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आपका वेट आप मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आप कोई भी डिस्टेंस चलते हो आप मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। एनर्जी मेजर कर सकते हो, दैट इज ए फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन कुछ चीजें जो आप मेजर नहीं कर सकते हो, लाइक इमोशंस। जैसे आप कहते हो कि कितना प्यार करते हैं, इतना बहुत सारा प्यार करते हैं या बहुत कम प्यार करते हैं, तो जो भी चीजें हैं दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि लव कैन नॉट बी मेजर्ड, इमोशंस कैन नॉट बी मेजर्ड, हेट्रेड कैन नॉट बी मेजर्ड। तो जितने भी इमोशनल चीजें हैं, दीज आर नॉट फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम उन्हीं चीजों को कहते हैं जो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे थे हम लोग मेजरमेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो समझते हैं पहले मेजरमेंट क्या चीज होता है। सो मेजरमेंट कैसे डिफाइन करेंगे मेजरमेंट का। तो मेजरमेंट का बेसिक डिफिनेशन जो है आपका वो ये है, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी, कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नोन क्वांटिटी। अब समझते हैं ये क्या चीज है, हाउ विल यू कंपेयर एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नोन क्वांटिटी। सो आपको मैं 3 वैल्यूज देता हूं। एक है आपके पास 500 सेंटीमीटर, एक है आपके पास 500 मीटर, और एक है आपके पास 500 किलोमीटर। और मैं बोलता हूं कि आपको रनिंग करना है ये तीनों डिस्टेंसेस को। तो 500 सेंटीमीटर इज लाइक हाफ मीटर, 500 सेंटीमीटर इज लाइक हाफ मीटर, 2 स्टेप, हार्डली 2 स्टेप। तो आप तो इसे आराम से रन कर सकते हो। 500 मीटर हाफ किलोमीटर, आप इसे भी रन कर सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं बोलूंगा 500 किलोमीटर रन करना, आप बोलोगे नहीं, 500 किलोमीटर इज नियरली इम्पॉसिबल। 500 किलोमीटर रन करना इम्पॉसिबल है। 500 किलोमीटर के लिए आप काट लोगे। ठीक है, तो कैसे आपको कैसे दिमाग में आया कि कौन सा क्या है, कितना बड़ा है। सो अगर हम बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साथ में एक टर्म लिखा था 500 सेंटीमीटर, 500 मीटर। यहाँ पे एक टर्म है, जो टर्म डिसाइडिंग है, जो नोन टर्म है आपका, वो सेंटीमीटर। जैसे ही मैं 500 सेंटीमीटर बोलता हूँ, आपको पता है सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है। आप जो नॉर्मल स्केल यूज करते हो वो 15 सेंटीमीटर होता है, मतलब उसमें जो छोटे छोटे डिवीजन दिए होते हैं इतने बड़े बड़े, वो डिवीजन 1 सेंटीमीटर के हो गए। तो उसका 500 टाइम्स, तो कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं हुआ रन करने के लिए। 500 मीटर, मीटर मतलब आप समझते हो, आपके पास जो मीटर स्केल आता है उसका 500 टाइम्स, आप उसे भी रन कर सकते हो। एंड बट 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर काफी, 1 किलोमीटर आप समझते हो कितना बड़ा डिस्टेंस हो गया, तो उसका 500 टाइम्स। तो यहाँ पे आपको नोन क्वांटिटी है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आपको पता है, उसका 500 टाइम्स आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना ज्यादा हुआ। सो दिस इज ए कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी, जो मैं आपको दौड़ने को बोल रहा हूँ, जो मैं आपको भागने को बोल रहा हूँ, विथ ए नोन क्वांटिटी। लाइक सेंटीमीटर को बोला तो 500 सेंटीमीटर बोला तो सेंटीमीटर नोन क्वांटिटी हो गया, उससे कंपेयर किया। 500 मीटर बोला तो मीटर आपका नोन क्वांटिटी हो गया, उससे आपने कंपेयर किया। 500 किलोमीटर बोला तो किलोमीटर आपका नोन क्वांटिटी हो गया, आपने उससे कंपेयर करके बोला कि नहीं, ये डिस्टेंस भागना पॉसिबल नहीं है। सो ये डिफिनेशन हुआ आपका मेजरमेंट का। इट इज एन कंपैरिजन ऑफ एन नोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी विद ए नोन क्वांटिटी। सो ये देखिए यहाँ पे उसेन बोल्ट का पिक्चर है। ठीक है, आई कैन रन 500 सेंटीमीटर, 500 मीटर, बट नॉट 500 किलोमीटर। तो उसेन बोल्ट भी रन नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे रन करोगे। सो स्टार्ट करते हैं मेजरिंग। ठीक है, अब मेजरिंग के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। 4 सिस्टम है मेजरमेंट के हमारे पास, जो हमें पढ़ना है। ठीक है, 3 जो पहले से डेवलप हुए हैं और एक सबको कंबाइन करने के बाद जो हम लोगों ने लाया। देखिए, एक सिस्टम सीजीएस है हमारे पास, सीजीएस।
सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसका लिखा हुआ आपको दिखा रहा हूं मैं अगली स्लाइड में। जैसे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मतलब लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। दैट इज सीजीएस सिस्टम। इसके अलावा अगला सिस्टम है आपका एमके सिस्टम। यही सिस्टम आगे डेवलप हो कैसा ही बना। सो एमके सिस्टम लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। दैट इज एमके सिस्टम। इसके अलावा एक और सिस्टम है दैट इज एफपीएस सिस्टम। एफपीएस एक्चुअली में ये ब्रिटिश सिस्टम है। दिस इज अ ब्रिटिश सिस्टम। एफपीएस सिस्टम इज ए ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिशर्स का सिस्टम। बट ये काफी पॉपुलर हो चुका है क्योंकि आपको पता होगा 17th 18th सेंचुरी, मतलब 1600 समथिंग 1700 समथिंग, ठीक है, 17th 18th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी इनफैक्ट 1800 समथिंग में ब्रिटिशर्स का रूल लगभग पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं था। ऐसा बोला जाता था कि ब्रिटिश एम्पायर का सन कभी सेट नहीं करता, सनसेट नहीं होता ब्रिटिश एम्पायर में, ठीक है। तो यूएस में था, इधर आपका इंडिया में था और काफी जगह पे था, सिंगापुर में भी था। तो आप कह सकते हो कि ब्रिटिश जहां जहां गए वहां वहां अपना सिस्टम लेके गए और वहां के लोगों को अपने सिस्टम से जान पहचान कराया और सिस्टम वहां के लोग भी यूज करने लगे। लाइक आज भी हम अपने हाइट को फीट में मेजर करते हैं। आज भी हम अपने हाइट को फीट में मेजर करते हैं। आपसे अगर कोई हाइट पूछे तो आप अपना हाइट जो भी होगा वो फीट और इंच में बताओगे। मीटर और सेंटीमीटर में बहुत कम चांसेस है कि आप बताओगे, क्योंकि आपको अपना हाइट फुट में मेजर करने का आदत है, जो कि ब्रिटिशर्स ने दिया है। तो दैट इज ब्रिटिश सिस्टम और ये लगभग पूरे वर्ल्ड में जा चुका है, तो हमें पढ़ना होगा, ठीक है। ये तीनों सिस्टम काफी कंफ्यूजन करते थे, तीन तीन सिस्टम थे। तो हमने आगे चलकर एक सिस्टम बनाया जो मेन सिस्टम है जिसे हम यूज करते हैं, दैट इज द एसआई सिस्टम। इनफैक्ट एसआई सिस्टम जो है वो एमके सिस्टम से डेवलप होकर आया है, एसआई सिस्टम। अब इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले सारे सिस्टम को थोड़ा रफली देख लेते हैं। सीजीएस सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीजीएस सिस्टम ये रहा। इट इज सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, मतलब लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, मास को ग्राम में मेजर करेंगे एंड टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। नेक्स्ट इज एमके सिस्टम। एमके सिस्टम इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, मतलब लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। दैट इज एमके सिस्टम। एफपीएस सिस्टम ब्रिटिशर्स का सिस्टम, बी ब्रिटिशर्स, बी लिखते रहा हूं मैं उनके लिए, ठीक है। ब्रिटिशर्स का सिस्टम, इसमें फुट, पाउंड एंड सेकेंड। फुट इसका बुलेट फिट होता है, आपको पता होगा। अब ये सारे सिस्टम कम यूज होते हैं, हालांकि कन्वर्जन में हम बात करेंगे सीजीएस एसआई में। मेन सिस्टम आ गया हमारे पास एसआई सिस्टम। सो एसआई सिस्टम को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। एसआई सिस्टम क्या होता है, ये देखिए, ये तो आपका वही सारे सिस्टम को बताया हुआ। सो हम बात करते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक्चुअली फ्रांस में पेरिस शहर के पास एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। उस मीटिंग में सारे फिजिसिस्ट की मीटिंग हुई थी। आप देख सकते हो ये मीटिंग का एक पिक्चर मैंने दिखाया हुआ है। इस मीटिंग में एसआई सिस्टम का पूरा जितने भी फिजिसिस्ट वगैरह थे वो सारे बैठकर एसआई सिस्टम डिसाइड किए थे। सो एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म जो है वो फ्रेंच नेम है, एक्चुअल फ्रेंच में हुआ तो फ्रेंच नेम दिया गया। सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट। हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको फ्रेंच आता है वो देख सकते हैं अपना प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। सो सिस्टम है इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। ये जो एसआई सिस्टम है इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो हमें जानना है एसआई सिस्टम का मतलब, दैट इज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसका फ्रेंच फॉर्म क्या होता है, जस्ट एक नॉलेज के लिए जानना है काफी, ठीक है। हमारे लिए यही है कि एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, वो सिस्टम ऑफ यूनिट जो थॉरली पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, दैट इज द एसआई सिस्टम। तो ऑब्वियस सी बात है, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है तो हमें इसे अच्छे से पढ़ना होगा। ये यूनिफॉर्मिटी रखा है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में एक ही सिस्टम यूज होता है, एसआई सिस्टम। हालांकि ब्रिटिशर्स अभी भी कहीं कहीं एफपीएस सिस्टम यूज करते हैं। आगे चलकर आप ब्रिटिशर्स का कुछ बुक वगैरह पढ़ते हो तो कहीं कहीं एफपीएस सिस्टम अभी भी मिल जाता है। बट ठीक है, एसआई सिस्टम इज द स्टैंडर्ड सिस्टम। ये इसमें यूनिफॉर्मिटी है, वो अपने बुक में भी एसआई सिस्टम को भी मेंशन करते हैं एंड विद एफपीएस सिस्टम, ठीक है। बट पूरे वर्ल्ड में एसआई सिस्टम। सो एसआई सिस्टम में क्या किया गया, एसआई सिस्टम में आपका पूरे जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, पीक्यू लिख रहा हूं मैं फॉर फिजिकल क्वांटिटी, इसको दो फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। एक फंडामेंटल,
एक फंडामेंटल और दूसरा डेराइव्ड। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। दोस फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे कि आपका मास हो गया, मास का एसआई यूनिट जो है वो केजी दिया गया। लेंथ हो गया, लेंथ का एसआई यूनिट जो है वो मीटर दिया गया। टाइम का एसआई यूनिट सेकंड। करंट का एसआई यूनिट एम्पियर। चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी, करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। ये बात ध्यान रखिएगा। चार्ज डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया, अभी डेराइव्ड के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। टेम्परेचर का एसआई यूनिट डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस नहीं है, केल्विन है। ऐसा इसलिए क्योंकि केल्विन जीरो से स्टार्ट होता है। आपको थोड़ा मैं समझाता हूं क्या है केल्विन, क्यों जीरो से स्टार्ट होता है। डिग्री सेल्सियस में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल है, केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। -1 केल्विन कभी नहीं हो सकता है, इम्पॉसिबल। एनीवेयर इन यूनिवर्स -1 केल्विन हो ही नहीं सकता, यूनिवर्स में कहीं भी -1 केल्विन पॉसिबल ही नहीं है। समझते हैं क्यों केल्विन इतना स्टैंडर्ड स्केल है। सपोज करते हैं आपके पास एक ये मटेरियल है, सपोज करते हैं आपके पास ये एक मटेरियल है, तो इसका कुछ टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर लाइक 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो इस 25 डिग्री टेम्परेचर में इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो रेस्ट पे नहीं होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडमली इधर उधर मूव करते होंगे, ठीक है। और अगर मॉलिक्यूल्स रैंडमली इधर उधर मूव करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स के पास अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, और उस काइनेटिक एनर्जी का सम जो होता है वो इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। यानी अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। तो अगर मैंने स्टेटमेंट बोला कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, मतलब मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करने लगेगा। सो दैट्स व्हाई अगर आप इस आयरन के, मतलब मान लेते हैं आयरन स्टील का, इसे आप अगर हीट करते हो तो इसके मॉलिक्यूल्स और तेजी से मूव करेंगे, और तेजी से मूव करेंगे, और मूव करते करते एक स्टेज आएगा जब लिक्विड, ये जो आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो हम बोलेंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस जो है वो ज्यादा होता है। इसके अलावा इसका वॉइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आप टेम्परेचर को कम कीजिएगा तो मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी कम होगा, कम होते होते एक स्टेज आएगा जहां पे मॉलिक्यूल्स रुक जाएगा, जहां पे मॉलिक्यूल्स मूव करना बंद हो जाएगा, एंड दैट टेम्परेचर इज 0 केल्विन। That temperature is 0 Kelvin, that is -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो 0 केल्विन पे मॉलिक्यूल जो है वो रुक जाता है, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं हो सकता है। यूनिवर्स का जो एवरेज टेम्परेचर है वो अराउंड 1 केल्विन के आसपास है, ठीक है। 0 केल्विन यूनिवर्स में कहीं नहीं आ सकता, 0 केल्विन से बिलो, सॉरी 0 केल्विन से बिलो, 0 केल्विन तो होगा कहीं, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी हमें तो खैर इसके बारे में पढ़ना नहीं है 11th में, बट जान लेते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। थोड़ा सा 12th में ऑप्टिक्स आएगा तो वहां पे इंटेंसिटी का थोड़ा बहुत काम होगा, तो आप जान सकते हो। तो लुमिनस इंटेंसिटी का ऐसा यूनिट जो है वो कैंडेला होता है। और नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, इसका ऐसा यूनिट मोल होता है। सो जब ये मीटिंग हुई थी इसमें केवल फंडामेंटल क्वांटिटी, ये 7 तो डेराइव ही किया, मतलब बताया ही गया था। इसके अलावा 2 एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी बताया गया था, और वो 2 एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी था आपका सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल। उसके बारे में हम देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता देता हूं आपको। ये जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी आए थे उन सबका एक डेफिनेशन दिया गया था। सो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। ये रहा डेफिनेशन आपका। अच्छा, ये डेफिनेशन को ये एनसीईआरटी से एज इट इज टेबल मैंने उठा के डाला है, ठीक है। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी नॉट टू बी पब्लिश भी लिखा है। तो एनसीईआरटी का एज इट इज टेबल है। मीटर, मीटर इसका डेफिनेशन जो है मीटर का वो दे रखा है यहाँ पे। केजी का डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। सेकंड का डेफिनेशन दे रखा है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको हर चीज का डेफिनेशन दे रखा है। एम्पियर का दे रखा है, केल्विन का दे रखा है, ठीक है। मोल का दे रखा है, कैंडेला का दे रखा है। बट ये डेफिनेशंस आप एक बार रीड कर सकते हो, पर्टिकुलरली मीटर का, केजी का, सेकंड का एंड एम्पियर का। और इसे याद करने के लिए आपको ज्यादा वो दिमाग पे जोर नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत कम चांसेस आपसे पूछा जाएगा, और कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है। बट थोड़ा सा समझ लेते हैं डेफिनेशंस को, ठीक है। पहले बात करते हैं मीटर। मीटर कैसे डिफाइन करेंगे मीटर हम लोग।
मीटर को कैसे डिफाइन करेंगे? सो मीटर को डिफाइन करने के लिए हमने स्पीड ऑफ लाइट लिया। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होगा 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका मतलब लाइट 1 सेकेंड में 3 into 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइट 1 सेकेंड में 3 into 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो 1 मीटर डिस्टेंस लाइट कितने सेकेंड में कवर करेगा? 1/3 into 10⁸ सेकेंड में, सॉरी 3 into 10⁸ सेकेंड में, 1/3 into 10⁸ सेकेंड में लाइट 1 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। सो इसी को हमने 1 मीटर डिफाइन कर दिया। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1/3 into 10⁸ सेकेंड। बट लाइट का जो स्पीड हम 3 into 10⁸ लेके चल रहे हैं वो एक्चुअल स्पीड लाइट का नहीं होता है। लाइट का अप्रोक्स स्पीड है। लाइट का एक्चुअल स्पीड समथिंग 299 मतलब करके है आपका, ये 8 डिजिट तक ज्यादा है, तो ये स्पीड है। तो इसके टर्म में आपको डिफिनेशन दिया हुआ है। इसके अलावा आपके पास सेकंड का डिफिनेशन है। अब देखिए ये सारी क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि किसी और पे डिपेंड नहीं करते हैं। वो क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड करता है दे आर कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। तो आप ऐसा नहीं कि लाइट का डिफिनेशन जब आपने यहाँ पे मीटर में यूज कर लिया तो लाइट का जो स्पीड है वो सेकंड में यूज नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मतलब लाइट जो 3 into 10⁸ मीटर डिस्टेंस कवर करेगा जितना टाइम है दैट इज 1 सेकंड, यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हो, ये गलत होगा क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट। आपने मीटर का डिफिनेशन यहाँ पे दे दिया, मीटर के डिफिनेशन में ऑलरेडी लाइट का स्पीड यूज कर लिया, तो सेकंड के डिफिनेशन में आपको लाइट का स्पीड नहीं यूज करना चाहिए। तो सेकंड के लिए जो वहां पे और ये हमें नहीं, हमारे पे डिपेंड नहीं करता कि हम ये यूज कर लें या वो यूज कर लें, ठीक है। ये जो मीटिंग हुई थी, जो एसआई सिस्टम की मीटिंग हुई थी जिसका पिक्चर मैंने आपको दिखाया, उस मीटिंग में सारे डिफिनेशन डिसाइड किए गए थे। सो आपके पास दूसरा डिफिनेशन है सेकंड का। तो सेकंड के डिफिनेशन के लिए आपको पता होगा एटॉमिक क्लॉक, ठीक है, या फिर आपको पता होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं जो रेडिएशंस इमिट करते हैं, और जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडिएशंस जो इमिट करते हैं वो सारे एक एटॉमिक क्लॉक बनाए जा सकते हैं। सारे नहीं, जो मोस्टली जिनका रेडिएशन कम टाइम में बहुत ज्यादा होता है तो काफी एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक बनते हैं। जैसे सीजियम 133, सीजियम आपका एलिमेंट है, आपको पता होगा। सीजियम 133 जो एलिमेंट है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये एक बहुत अच्छा एटॉमिक क्लॉक बनता है। ये एक सेकंड में 9 बिलियन 192 मिलियन, और इसके आगे भी समथिंग है, वो टर्म मुझे याद नहीं है, तो 9 बिलियन 192 मिलियन समथिंग रेडिएशन इमिट करता है। मतलब ये जो आपका क्लॉक इससे जो बनेगा उसकी एक्यूरेसी 1 बिलियन टाइम ऑफ ए सेकंड होगी। मतलब सेकंड का बिलियन टाइम में भी टाइम तक एक्यूरेसी होगा उसमें, तो इसलिए एक बहुत अच्छा क्लॉक ये बनता है। तो यहीं से डिफाइन किया गया सेकंड को, ठीक है। एक सेकंड में सीजियम जो है वो 9 बिलियन 192 मिलियन समथिंग रेडिएशन इमिट करता है, तो हमने इसे उल्टा डिफाइन कर दिया, द इमिशंस इमिटेड बाय या द रेडिएशंस इमिटेड बाय सीजियम 133 क्लॉक, ठीक है। सॉरी, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करेंगे, टाइम टेकन टू इमिट 9 बिलियन 192 मिलियन समथिंग रेडिएशंस बाय सीजियम 133 is 1 second। जितना टाइम 9 बिलियन 192 मिलियन समथिंग रेडिएशन इमिट करने में टाइम लगेगा, that time is called 1 second। सो आप देख सकते हो ये दोनों डिफिनेशन आपका हमने टाइम का किया और लेंथ का किया। सो आप देखिए दिस इज हियर, हाँ, लेंथ का। तो मीटर इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, ये 3 into 10⁸ की जगह ये आपका 1299792.458, ठीक है, ज्यादा एक्यूरेट है, तो ये डेफिनेशन दिया गया। सिमिलरली सेकंड का देखिए, सेकंड का वो सीजियम क्लॉक के हिसाब से दिया हुआ है आपका सीजियम 133, आप देख सकते हो। सेकंड इज ए ड्यूरेशन ऑफ 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770 पीरियड्स ऑफ रेडिएशन। तो ये डिफिनेशन जस्ट आपको एक रफ आइडिया के लिए। अब देखिए केजी का जो डिफिनेशन है, किलोग्राम का जो डिफिनेशन है, वो उस समय कुछ स्टैंडर्ड डिफिनेशन नहीं मिल रहा था, तो केजी का डिफिनेशन जो है उन्होंने एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप बना दिया प्लेटिनम इरिडियम का। प्लेटिनम इरिडियम इसलिए लिया
क्योंकि प्लेटिनम इरिडियम में एक्सपेंशन वगैरह होने के चांसेस कम होते हैं। तो इसका आपका एक प्रोटोटाइप बना दिया, और प्रोटोटाइप मतलब जस्ट आप समझ लीजिए कि एक वेट बना दिया जिसका मतलब मास बना दिया जिसका मास जो है वो 1 kg वैल्यू था, और उसको डिफाइन कर दिया कि हाँ ये जो पेरिस शहर में आपका जो जहाँ पे ये मीटिंग हुई थी वहां पे जो प्रोटोटाइप रखा हुआ है इसका जो मास है वो 1 kg के मतलब जो मास होगा वो 1 kg के बराबर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है डिफिनेशन जो है उतना स्टैंडर्ड आपको नहीं लग रहा होगा, ये क्या किया मतलब कोई स्टैंडर्ड डिफिनेशन थोड़ी है कि एक प्रोटोटाइप बना दिया रख दिया बोला कि हाँ ये इसका जितना मास है वो 1 kg का होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है। इसलिए 2017 या 2018 में इसको न्यूज में आया था, ये चेंज कर दिया गया डेफिनेशन। बट अभी आपका एनसीईआरटी यही पुराना वाला डेफिनेशन फॉलो करता है, तो अभी हम पुराना वाला डेफिनेशन ही देख लेंगे। सो नेक्स्ट इज द करंट एम्पियर। एम्पियर का डेफिनेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में हम इसे डिराइव करते हैं। तो एक बार देख लेते हैं क्या होता है एम्पियर का डेफिनेशन। अगर दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, ये दोनों करंट कैरी कर रहा है, करंट कैरी कर रहा है, क्लास 10 में आपने करंट थोड़ा पढ़ा होगा। दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, मतलब ये डिस्टेंस जो है ये 1 मीटर है। अगर दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं और उनके बीच में जो फोर्स है, ये तो इनफाइनाइट है, फोर्स तो वैसे इनफाइनाइट होगा, लेकिन मैं पर मीटर की बात कर रहा हूँ, पर मीटर ऑफ द वायर, 1 मीटर वायर में कितना फोर्स लगेगा। अगर उनके बीच में फोर्स जो है वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ लग रहा है ना। अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ लग रहा है, ठीक है, तो जो करंट कैरी हो रहा है वो 1 एम्पियर कैरी हो रहा है। ये यहां से आता है, सॉरी ये -7 होगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ लग रहा है। तो इसमें जो करंट जा रहा है वो 1 एम्पियर जा रहा है। ये 12th में आप एक फॉर्मूला पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड का और फोर्स का, और दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के बीच में जो फोर्स होता है वहां से ये डिराइव किया गया है। तो आपको 12th में ये फॉर्मूला दोबारा पढ़ना है, इसलिए आप इसे एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ये 4 डिफिनेशन बस आप देख लो, सफिशिएंट है। सो ये देखिए, फोर्थ डेफिनेशन एम्पियर का दे रखा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर ऑफ द लेंथ। सो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, बताया था मैंने इसके अलावा कि आपके पास दो एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी होंगे। दिस आर प्लेन एंगल। प्लेन एंगल मतलब नॉर्मली एंगल, जो एंगल आप मेजर करते हो, जो एंगल आप मेजर करते हो दैट इज प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल को आप जनरली डिग्री में मेजर करते हो। फिजिक्स में प्लेन एंगल को डिग्री में कभी नहीं मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं, रेडियन में मेजर करते हैं। अभी डिफाइन कर लेते हैं रेडियन कितना हुआ। 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन कितना होगा, एक सर्कल का वो आर्क, ये आर्क जो आपको दिखा हुआ है, ये एक सर्कल का वो आर्क जो सेंटर पे, ठीक है, एंगल बनाएगा, ठीक है, ये आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा, ये एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। अगर सर्कल का जो आर्क हमने लिया है उसका आर्क लेंथ, जिसे आप एस से इंडिकेट करते हो या किसी चीज से भी इंडिकेट करते हो, जो उसका आर्क लेंथ जो है वो खुद रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर होगा। मतलब एंगल इन रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक आर्क ऑफ द सर्कल जिसका लेंथ रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर है, वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगा दैट एंगल इज कॉल्ड 1 रेडियन, ठीक है। उसी तरीके से एक और एंगल होता है आपका सॉलिड एंगल, जिसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। सॉलिड एंगल जिसको मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। अब स्टेरेडियन क्या हो गया, जैसे आपने आइसक्रीम का कोन देखा होगा, इस तरीके से नीचे वैसे बना हुआ है, बेटर सा डायग्राम बना हुआ है। ये हो गया आपका आइसक्रीम का कोन, ठीक है ना। ये जो कोन यहाँ पे जो एंगल बनाता है 3 डायमेंशनल एंगल है, ये 3 डायमेंशनल एंगल है। ये जो कोन यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। और स्टेरेडियन को डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक आर्क लेंथ लिया था। तो 3D की बात करेंगे तो ये बॉडी जो था ये तो सर्कल है। 2D की बात कर रहे हैं हम लोग, ये बॉडी तो सर्कल है, लेकिन अगर हम 3D की बात करते हैं तो ये बॉडी आपका स्फीयर है, और स्फीयर का एक छोटा सा एरिया लीजिएगा तो छोटा सा एरिया जो है आपका वो सर्कल होगा। तो एक सर्कल मतलब ये सर्कल, ये वाला सर्कल की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। जो आइसक्रीम आप सॉफ्टी खाते हो उसका ये वाला सर्कल, ठीक है। तो ये सर्कल जिसका एरिया जो है वो r² के बराबर है। r इज दिस लेंथ, कोन का जो लेंथ है दिस लेंथ इज r।
मतलब जो डिस्टेंस है, अगर आप सरफेस पे ले रहे हो तो रेडियस ऑफ द स्फीयर हो जाएगा, ठीक है। तो एक सर्कल जिसका रेडियस जिसका एरिया r स्क्वायर है, वो यहाँ पे जो एंगल बनाएगा दैट एंगल इज वन स्टेरेडियन, जब इसका एरिया r स्क्वायर के बराबर होगा। तो दिस इज प्लेन एंगल, दिस इज सॉलिड एंगल। अब आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है हमारा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो हमने रेडियन समझ लिया, लेकिन रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन हमें पता होना चाहिए। सो रेडियन का डिफिनेशन हमें क्लियर हो गया। रेडियन कैसे डिफाइन करते हैं? एंगल मेड by an arc of a circle at the center of a circle whose length is equal to the radius of the circle. Angle made by an arc of the circle, ये arc का length जब radius of circle के बराबर है, मतलब अगर इसे s लेते हैं, अगर ये s r के बराबर है, तो यहाँ पे एंगल जो है वो 1 रेडियन बनेगा। अब मान लेते हैं ये s जो है वो r नहीं, ये s ले लेते हैं और ये r हुआ, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो एंगल इन रेडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा इज एंगल इन रेडियन। कैसे डिफाइन करेंगे एंगल इन रेडियन? तो थीटा इज इक्वल टू s बाय r, जहां पे s क्या है आपका? s इज द आर्क ऑफ द सर्कल, मतलब आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब आर्क लेंथ r के बराबर हो जाएगा, तो r बाय r 1 रेडियन हो गया। तो हमारा डेफिनेशन भी वैलिड है कि 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल हैविंग लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए, अगर हम पूरे सर्कल की बात करते हैं, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल, अगर हम पूरे सर्कल की बात करते हैं, कंप्लीट सर्कल, तो आपका जो s होगा, मतलब जो आर्क लेंथ होगा आपका, पूरे सर्कल का आर्क लेंथ 2 पाई r होता है। जो आपका आर्क लेंथ होगा वो 2 पाई r होगा। और अगर हम फिर थीटा निकालते हैं तो थीटा कितना हो जाएगा? एंगल इन रेडियन कितना हो जाएगा? 2 पाई r, s की जगह 2 पाई r पुट कर दिया, डिवाइड बाई r, और ये r और ये r कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल, तो क्या बचा आपका? 2 पाई, और ये रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियन। सो एंगल मेड बाय कंप्लीट आर्क ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई रेडियन। और हमें पता है कि जो कंप्लीट सर्कल है वो कितना एंगल बनाता है? 360 डिग्री का एंगल बनाता है। सो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिलेशन आपको याद होना होगा, क्योंकि फिजिक्स में जो एंगल यूज होता है वो रेडियन में यूज होता है। तो आपको sin 90 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, sin पाई बाय 2 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये नहीं कि ये पाई 3.14 है, क्या है, ये रेडियन में लिखा हुआ मिलेगा। sin 90 की जगह sin पाई बाय 2 मिलेगा, sin 60 की जगह आपको sin पाई बाय 3 मिलेगा, क्योंकि पाई इज 180 डिग्री, तो पाई बाय 3 इज योर 60 डिग्री। sin 45 की जगह पाई बाय 4 मिलेगा, sin 30 की जगह sin पाई बाय 6 मिलेगा, मतलब 30 डिग्री की जगह आपका पाई बाय 6 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी की। फंडामेंटल क्वांटिटी हमने देख लिया, एसआई सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। एसआई सिस्टम ने फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में क्लासिफाई किया था। एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, एक बार रिकैप कर लेते हैं कौन कौन सा है। मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, मतलब एमएलटी तो आपका होगा ही, मास, लेंथ, टाइम तो होगा ही। इसके अलावा करंट, इलेक्ट्रिसिटी वाला एक पैरामीटर आ गया, करंट। उसके अलावा टेम्परेचर, ये 5 तो आपको याद होना चाहिए, करंट एंड टेम्परेचर। इसके अलावा आपका 2 और है, एक तो लुमिनस इंटेंसिटी, ये ध्यान रखोगे तो याद आ जाएगा, और एक केमिस्ट्री से उठाया गया, आप चैप्टर 1 पढ़ोगे, साथ केमिस्ट्री में चैप्टर 1 में ही मोल पढ़ाया गया है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका ऐसे यूनिट मोल होता है। इसके अलावा 2 एडिशनल फंडामेंटल क्वांटिटी बता गया, वो तो समझ में आ गया होगा आपको, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंड देन हम बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, जो डिपेंडेंट होता है। तो डिपेंडेंट होता है तो किस पे डिपेंड करेगा? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। तो अब डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आर दोस फिजिकल क्वांटिटी व्हिच आर डिपेंडेंट, और किस पे डिपेंड करेगा? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। तो डेराइव्ड क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दैट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया हमारा, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, जितने भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी है। आपका 7 फिजिकल क्वांटिटी मैंने लिख दिया, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी। इसके अलावा जितने भी अदर फिजिकल क्वांटिटी हैं, दे ऑल आर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है।
दे ऑल आर derived physical quantity, velocity, acceleration, force, energy. आप कोई भी क्वांटिटी सोच लीजिए, फोर्स, एनर्जी, प्रेशर, रेजिस्टेंस, कुछ भी सोच लीजिए, दे ऑल आर derived क्वांटिटी, कुछ भी सोच लीजिए, दे ऑल आर derived क्वांटिटी। तो derived क्वांटिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में। समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं पहले। तो derived क्वांटिटी लाइक आपका वेलोसिटी हुआ, वेलोसिटी derived क्वांटिटी है, मतलब derived क्वांटिटी है तो ये फंडामेंटल पे डिपेंड करेगा। यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ हो गया और टाइम मतलब तो टाइम हो गया। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, L पे पावर 1 और T पे पावर -1। तो ये जो मेथड है, जिस तरीके से लिखा है, दिस मेथड इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूला आप डिफाइन करोगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए मेथड जिससे हम डेराइव्ड क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। सो एग्जांपल हमने एक वेलोसिटी देख ही लिया, इसके अलावा एक और देख लेते हैं, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। वेलोसिटी आपने निकाल लिया था, L_t-1 था, L1t-1 था और टाइम आपका t हो गया, तो ये हो जाएगा L1t-2, दैट इज एक्सेलरेशन। इसके अलावा आप फोर्स देख सकते हो, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। डायमेंशनल फॉर्मूला को हम जब भी लिखते हैं एक बॉक्स में डाल देते हैं, लाइक यहाँ पे एक बॉक्स में इस तरीके से डालेंगे, बिग ब्रैकेट में डालते हैं फोर्स। सो फोर्स क्या हो गया आपका, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, L_t-2 हो गया, तो फोर्स का हो जाएगा m1 L1t-2। अगर यहाँ पे भी आप चाहते हो मास लिखना तो लिख सकते हो, हालांकि मास का टर्म है नहीं, तो m पे पावर 0 लिख सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ डेराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखते हैं कि हाउ टू फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला, किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। ये रूल हमको हम देखते हैं कि हमारा रूल क्या है, किस तरीके से हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। तो कुछ रूल्स है, पहले आपको रूल्स ध्यान रखना होगा, ठीक है। रूल 1, जिस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सबसे पहले आप उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखिए। लाइक हमने यही किया था ना, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना था, तो हमने क्या लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन का निकालना था तो एक्सेलरेशन हमने लिखा वेलोसिटी बाय टाइम, फोर्स का निकालना था तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो सबसे पहले आप उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला निकालिए। सेकेंड रूल आप ये देखिएगा कि जो डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपका LHS साइड में होना चाहिए, बाकी सारे क्वांटिटी आपका RHS साइड में होना चाहिए। यहाँ पे जो हमने केसेस देखे लाइक वेलोसिटी वगैरह, उसमें तो ऑलरेडी वेलोसिटी LHS में था, बाकी चीज आपका RHS में था, आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम ऑलरेडी RHS में था। एक्सेलरेशन का भी देखा तो हमारे साथ तो ये कोई टेंशन था ही नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो, एक दो केसेस देखेंगे जिसमें ऐसा नहीं होगा, तो आपको क्या करना होगा, डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी को LHS में लाना होगा और बाकी सारे फिजिकल क्वांटिटी को RHS में लाना होगा, ठीक है। एंड थर्ड थिंग आपने जैसा किया था, लाइक अगर आपको एक्सेलरेशन का निकालना था तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी बाय टाइम, लेकिन अगेन आपने बोला था कि वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है, तो वेलोसिटी को हमने क्या किया था, L_t-1 लिख दिया था, या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखेंगे। तो RHS में जितने भी क्वांटिटी है उन सबको, अगर वो फंडामेंटल पहले से है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसको आप पहले फंडामेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा। ये दिस इज रूल 3, ठीक है। तो ये 3 रूल है जो हमें फॉलो करना है। आप एक बार इस रूल को लिख सकते हो, देख सकते हो, ठीक है, एक बार रीड कर सकते हो। इसी रूल को हम थॉरली यूज करेंगे। तो पहला चीज है राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, हमने देख लिया। वेलोसिटी का फटाफट लिख लेते हैं। वेलोसिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला पहले लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया। सो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो गया आपका, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट खुद फंडामेंटल है मतलब L हो गया, नीचे टाइम है तो t-1 हो गया, और यहाँ पे m है नहीं तो m0, और डायमेंशनल फॉर्मूला का साइन ऐसा होता है, तो m0 L1t-1, ठीक है। उसी तरीके से हमने एक्सेलरेशन का भी निकाल लिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का हमने निकाल रखा है m0 L1t-1, और टाइम हमारा है हमारे पास t, तो ये बन जाएगा आपका फाइनली m0 L1t-2। ये हो गया एक्सेलरेशन का। अगला था आपका, ये बिग ब्रैकेट जरूर लगाया करेंगे हम लोग। अगला था आपका फोर्स का, फोर्स का भी अभी हमने निकाल के चेक कर लिया। तो फोर्स का क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो आपके पास
दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का आपने निकाला L1 T माइनस 2 और मास भी है तो M1, ठीक है, और ये L1 T माइनस 2 दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर आप थोड़ा इस एग्जाम में करना चाहते हो तो थोड़ा सा इसको लेंथी लेके चलोगे, लाइक यहाँ पे आप मास इनटू फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट नॉट बिग ब्रैकेट, वेलोसिटी बाय टाइम होता है, ठीक है, एंड देन फिर वेलोसिटी का लिखोगे, फिर यहाँ पे पहुंचोगे। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सबका देख लिया। सो ये एक नया चीज है, राइट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी। आपने पढ़ा होगा न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9 में। सो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला लिखना है। तो स्टेप 1, फाइंड मैथमेटिकल फॉर्मूला इन विच द डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट। यही था रूल 1, यही था हमारा कि आप उस मैथमेटिकल फॉर्मूला को लिखिए जिस फॉर्मूला में डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपका एग्जिस्ट करता है। तो न्यूटन इसमें कैपिटल जी जो है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में एग्जिस्ट करता है, तो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा आपका F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू G M1 M2 बाय R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा आपका। लेकिन आपको किसका डायमेंशन फॉर्मूला चाहिए? आपको चाहिए G का, G का चाहिए आपको। तो स्टेप 2 क्या कहता है कि डिजायर्ड फिजिकल क्वांटिटी को LHS में ले जाइए और बाकी सबको RHS में। तो अगर ये R स्क्वायर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा फोर्स के साथ, और M1 M2 डिवाइड में हो जाएगा। तो G का जो फॉर्मूला आएगा, G का जो फॉर्मूला आएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आएगा, ये R स्क्वायर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब फोर्स इनटू R स्क्वायर हो गया, और M1 M2 डिवीजन में जाएगा, M1 और M2 हो गया। सो अगर आप लिखते हो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला G का, एक दो स्टेप और आप खींच सकते हो, मतलब फोर्स की जगह मास इनटू एक्सीलरेशन चाहो तो लिख सकते हो, बट इसके बाद भी आप सीधा आंसर लिख सकते हो। आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, M1 L1 T माइनस 2, ये फोर्स का हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। और इधर आपका R है, R इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर है मतलब L स्क्वायर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज योर M1 बाई M2, M1 इंटू M2, M1 भी मास है M2 भी मास है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो M2 हो जाएगा, केवल M स्क्वायर हो जाएगा। सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो कैपिटल G का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा, सिंप्लीफाई करते हैं, 1 है यहाँ पे पावर और यहाँ नीचे 2 है, 2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब M पे पावर -1, और यहाँ पे L पे पावर 1 है, L पे पावर 2 है, प्रोडक्ट में है तो पावर ऐड होगा, L पे पावर 3 और T पे पावर -2। सो इसे आप ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो कुछ नई चीजें हैं इसमें, एक टॉर्क है बस आपका नया जो आपने नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। आपको एक बात बता दूं, कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, लाइक आपको मिलेगा स्ट्रेस मिलेगा, यंग्स मॉडुलस मिलेगा, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी मिलेंगे। तो जितने इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, आगे की क्लासेस में, और इसके अलावा एप्लीकेशंस वगैरह सारा चीज डिस्कस कर लूंगा। यहाँ पे इन दो चीजों को तो आप जानते होंगे, एनर्जी और वर्क को जानते होंगे, टॉर्क को नहीं जानते होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले जल्दी जल्दी एनर्जी और वर्क का निकाल लेते हैं। तो एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला आप जो जानते हो वो यूज कर लो, कोई भी फॉर्मूला, लाइक मैं काइनेटिक एनर्जी का यूज कर रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ इज इट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। सो देखिए, दो टाइप के कांस्टेंट होता है, ऐसा भी कहना गलत होगा कि कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट का अभी हमने देखा यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन है। तो फिजिक्स में दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक कांस्टेंट होता है डायमेंशनलेस कांस्टेंट और एक कांस्टेंट होता है डायमेंशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका ग्रेविटेशनल डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। उसी तरीके से आपको और भी बहुत सारे कांस्टेंट मिलेंगे, ठीक है, लाइक आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट भी आपका, इसका भी हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। प्लैंक कांस्टेंट भी आपका डायमेंशनल कांस्टेंट हो गया। लेकिन कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिनका कोई डायमेंशन नहीं होता, लाइक ये हाफ, हाफ तो नंबर हो गया, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ कांस्टेंट ऐसे हैं जिसका डायमेंशन नहीं होता है, जैसे यंग्स मॉडुलस हो, सॉरी स्ट्रेन हो जाएगा आपका। और इसके अलावा आपने एक टर्म पढ़ा होगा क्लास 10th में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब दोनों स्पीड का रेशियो है। तो ये क्या हो गया? स्पीड का रेशियो, ऊपर भी L1 T-1 होगा, नीचे भी L1 T-1 होगा, तो फाइनली L0 T0 आ जाएगा। तो दैट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। लेकिन कुछ कांस्टेंट डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, हमने देख ही लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं एनर्जी। तो एनर्जी में आपका m इंटू वी स्क्वायर है। सो m इज कैपिटल M लिख लेते हैं, और v का डायमेंशन हमने निकाल रखा है L1 T-1।
दैट इज द डायमेंशन ऑफ बी, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। सो डायमेंशन ऑफ एनर्जी जो है वो आ जाएगा आपका m अंदर जाएगा m1, m पे पावर 1 है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो l पे पावर 2, t पे पावर -2। दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगला हम निकालते हैं वर्क का, यहीं पे निकाल देते हैं वर्क का। वर्क क्या होता है, वर्क कैसे डिफाइन करेंगे? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, और डिस्प्लेसमेंट है इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं l। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो वर्क का जो नया डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m1 l, यहां पे भी 1 है और यहां पे भी 1 है, तो l2 और t-2। सो ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क, सो टॉर्क का आपने नाम भी नहीं सुना होगा, या हो सकता है मूवी वगैरह में कार के लिए सुना होगा, कार जब भी खरीदते हैं तो टॉर्क लेते हैं, देखते हैं उसमें टॉर्क कितना है। तो टॉर्क इज एक्चुअली रोटेटिंग फोर्स, कोई भी ऐसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट करे दैट इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इंटू एफ, R क्रॉस एफ। ये क्रॉस क्या चीज है, वेक्टर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस एफ। अब देखिए R मतलब क्या हुआ, L हुआ, और फोर्स मतलब क्या हुआ, फोर्स मतलब आपका हुआ m1 l1 t-2, यही था फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो टॉर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, टॉर्क का सिंबल टाउ होता है, ग्रीक लेटर है, ठीक है। टाउ जो होगा वो होगा m1 l2 t-2, ये हो गया आपका टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो आपने एक चीज देखा होगा, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया, m1 l2 t-2। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t-2, और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 l2 t-2। तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, जबकि तीनों अलग अलग क्वांटिटी है। हालांकि एनर्जी और वर्क में रिलेशन भी है, टॉर्क तो बिल्कुल अलग क्वांटिटी है। तो तीन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है। हम यहाँ से एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है। तो ये नोट करके लिखवा रखा है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सो आज इतना ही करते हैं हम लोग, ठीक है। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।